हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल के सेकंड पेपर हिंदी के लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस बुक में जो है टोटल झारखंड एसएससी सीजीएल सेकंड पेपर हिंदी के लिए इसमें टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले अब तक हम 13 सेट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए, कोई भी आदमी अगर इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कुछ फी देना होगा। अगर कोई भी आदमी कम समय में पूरा बुक का रिविजन करना चाहते हैं तो पीडीएफ ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो बिना किसी देर का हम सेट नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 14 यानी 14 का पहला नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? यानी कि अष्टाध्यायी शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? ये हो जाएगा आपको द्विगु समास। कौन हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? ये हो जाएगा आपको कर्मधारय समास। कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईद ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। क्या हो जाएगा? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगला प्रश्न, कौन का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कौन का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, मतलब कौन का कच्चा होना इसका मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन जो है सही है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भय और भयानक। क्या हो जाएगा? भय से भयानक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि सुंदरता और सौंदर्य ये दोनों हो जाएगा इसकी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द यानी कि स्वयं जो है यह कौन सा सर्वनाम का उचित भेद है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वयं यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो रहा है, यानी कि वह खुद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या देखिए 8 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, यह क्या है? एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, यानी इस वाक्य में से कौन सा वाक्य है जिसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लड़का बाजार से लौटा, यानी कि बाजार और घर जा रहा, लौटा मतलब इसीलिए अलग हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अलग होने का बोध होता है अपादान कारक में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, हमारा समाज उन्नति के साथ पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार का वसुद्धि है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए आपको कारक वसुद्धि है। कौन? कारक। अगला प्रश्न, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपको परिविशेषण, यानी विशेषण का ही विशेषता बताता है तो उसे परिविशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको सौतेला। कौन हो जाएगा? सौतेला हो जाएगा। सौतेला क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न 30 नंबर, प्रेरणार्थक क्रिया है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको सुनाना। सुनाना क्या है? एक प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? यानी कि हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हो जाएगा आपको नाम धातु क्रिया। कौन हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए जो है हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाव दिया था? ये दिया था आपका मदन मोहन मालवीय ने। कौन दिया था? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न 16 नंबर, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? इनमें से कौन सा भाषा है जो वियोगात्मक भाषा है? ये हो जाएगा आपको अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या सा भाषा है? वियोगात्मक भाषा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुआ? ये हुआ आपको 1961 ईस्वी में। कब हुआ? 1961। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यानी भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान का योग है, यानी कि प्रावधान का उल्लेख है? तो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? यानी इस ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो तत्सम का उदाहरण है? ये जो आपको पंक्ति जो है एक तत्सम शब्द का उदाहरण है।
अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? इनमें से बोल रहा कौन सा है जो विदेशी भाषा, उसको चयन करने के लिए होता है आपको ईमान। ईमान जो है एक विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, किस भाषा को प्रथम प्राकृत, अभिलेखनीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपको पाली को। किसे कहा गया है? तो पाली को कहा गया है। अगला प्रश्न, कार्तिक में परिवर्तन किस व्यंजन के लोप का कारक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मध्य व्यंजन लोप। कौन हो जाएगा? मध्य व्यंजन लोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलंकार को वर्ण की एक प्रणाली किसने कहा है? अलंकार को जो है वर्ण की एक प्रणाली किसने कहा है? तो ये कहा आपको रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है? किस रस का जो है अस्थायी भाव निर्वेद है? ये हो जाएगा आपको शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सात्र। कौन हो जाएगा? सात्र। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रयोजन है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि मानव कल्याण, राष्ट्र उत्थान, सत्य का उद्घाटन और उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएगा 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा इंडोर स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के लिए अंतर्गत आता है? ईमेल जो है किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आता है। किसके? मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आते हैं। अगला है, विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको मैथिली भाषा में। विद्यापति को जो है अधिकतर भाषा मैथिली भाषा में मिलती है। अगला प्रश्न, कबीर जी ने किसका विरोध किया है? कबीर जी जो है या किसका विरोध किया है? तो ये क्या आपको आडंबर का, किसका? आडंबर का विरोध किया है कबीर जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? तो ये हो जाएगा आपको श्री कृष्ण थे। कौन? श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? इनमें से कौन सा रचना है जो सूरदास की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको साहित्य अमृत। साहित्य अमृत सूरदास की रचना नहीं है, जबकि साहित्य लहरी, सुरसागर, सुरसुरावली ये सभी रचना किसका है? तो सूरदास की है। अगला प्रश्न, तुलसीदास कहाँ के अस्थायी निवासी थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काशी के। तुलसीदास जो है काशी के अस्थायी निवासी थे। अगला प्रश्न 34, भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों ने जंगल को कैसे बना दिया? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, तपोवन बना दिया था। कैसा? तपोवन। अगला प्रश्न, कविवत कवि है कौन? कविवत के कवि कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको भूषण। कविवत के कवि कौन है? तो भूषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृतियां विद्यापति की नहीं है? इनमें से कौन सा कृति है जो विद्यापति के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपको कवितावली, जबकि गोरक्ष विजय, गंगा वाक्यावली और सेव सर्वस्व ये किसका कृति है? तो विद्यापति का। अगला प्रश्न, कबीर मृत्यु के लिए काशी छोड़कर कहाँ चले गए? तो ये हो जाएगा आपको महागढ़ चले गए थे। कहाँ पे? महागढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 नंबर, भ्रमगीत किस रचना का अंश है? भ्रमगीत जो है या किस रचना का अंश है? तो हो जाएगा आपको सुरसागर का। अगला प्रश्न, किस अशुभ नक्षत्र में तुलसी का जन्म हुआ था? किस अशुभ नक्षत्र में तुलसी का जन्म हुआ था? तो हो जाएगा आपको अमुक्त मूल में। किसमें? अमुक्त मूल में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 नंबर, बिहारी सस्सई में कुल कितने दोहे हैं? तो हो जाएगा आपको बिहारी सस्सई में जो है कुल 713 दोहे। कितना? 713। अगला प्रश्न, कविवक्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको बी रस। कौन हो जाएगा? बी रस हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, परले भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? परले भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? तो हो जाएगा आपको रूपक अलंकार। कौन हो जाएगा? रूपक। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी ने किस भाषा को अपनाने की स्वीकृति दी? तो हो जाएगा आपको व्यवहारिक भाषा। किसे? व्यवहारिक भाषा को भारतेंदु जी ने अपनाने की स्वीकृति दिया था। अगला प्रश्न, दिनकर ने किस रचना में नर नारी के समानता यौन संबंधों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगारी बनाया है? तो हो जाएगा आपको उर्वशी ने। किसने? उर्वशी।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अज्ञा जी की रचना है? इस ऑप्शन में से कौन सा है जो अज्ञा जी का रचना है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भवंती, इंद्रधनुष रोदे हुए ये त्रिशंकु, ये सभी किसका रचना है? तो अज्ञा जी का है। अगला प्रश्न, निराला जी का जन्म कब हुआ? निराला जी का जो जन्म जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था बसंत पंचमी के जी 1896 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 47, नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है? नौका विहार कविता में जो है काका ककोड़ राजभवन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 48, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? नागार्जुन जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा आपको सतलखा मधुबनी में हुआ था। कहाँ? सतलखा मधुबनी। अगला प्रश्न, स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सेवा में कहाँ गए थे? ये हो जाएगा आपको, ये सेवा में कहाँ चले गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि वो जो है भोपाल तथा इंदौर की आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर, उसके बाद किरणीगिरी में, उसके बाद आकाशवाणी दिल्ली में, इन सबों पर उसने बारी बारी से पद पर गए थे। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बतलाएं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, महादेवी। कौन हो जाएगा? महादेवी। अगला प्रश्न, हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को क्या कहना युक्ति संगत होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपको, प्रसाद युग। कौन हो जाएगा? प्रसाद युग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को बिहार सरकार ने कब प्रचार विभाग में उपनिदेशक बनाया? तो ये हो जाएगा आपको 1947 में। कब बनाया था? 1947। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य साहित्य में 1945 से 1955 तक के समय में जो कविता लिखी गई उसे कौन सी कविता कहेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, प्रयोगवादी कविता। कौन? प्रयोगवादी कविता कहेंगे। अगला प्रश्न, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपको वैद्यनाथ मिश्र। कौन हो जाएगा? वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 55 नंबर, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए हैं, यह पंक्ति किनकी है? तो ये हो जाएगा, यह पंक्ति जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के प्रस्तुत पद्यांश में देश की किस स्थिति का चित्रण किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको श्राद्धि का। किसका? श्राद्धि। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है, यह पंक्ति किसकी है? तो हो जाएगा आपको धूमिल का। किसका है? यह पंक्ति जो है धूमिल का है। अगला प्रश्न है, धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त क्या है? तो हो जाएगा आपको गर्माहट। क्या हो जाएगा? गर्माहट हो जाएगा, यानी 59 के सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? तो हो जाएगा आपको ऐतिहासिक के रूप में। किसमें? ऐतिहासिक। अगला प्रश्न संख्या 61, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, अंबिका दत्त व्यास हो जाएगा। कौन? अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपको प्रेमधन का। किसका? प्रेमधन का यह रचना है। अगला प्रश्न है, निराला का अंतिम गीत क्या है? निराला जी का अंतिम गीत क्या है? तो ये हो जाएगा आपको पत्रों कंठित। कौन हो जाएगा? पत्रों कंठित हो जाएगा। अगला प्रश्न, कामायनी की प्रमुख छंद कौन है? कामायनी की प्रमुख छंद कौन है? तो ये हो जाएगा आपको तांटक। कौन हो जाएगा? तांटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय है। कौन है? अमृत राय। अगला प्रश्न, बलदेव का अपमान कौन करता है? बलदेव का जो है अपमान कौन करता है? तो हो जाएगा आपको हरगौरी। कौन करता है? हरगौरी करता है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किस जीवनी की समीक्षा है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको ग्रामीण जीवन की। किसकी? ग्रामीण जीवन। अगला प्रश्न, गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? गोदान जो है अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था द गिफ्ट ऑफ ए कॉ। क्या हो जाएगा? द गिफ्ट ऑफ ए कॉ के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 69 नंबर, माँ के मरने के बाद बलदेव किसकी भैंस चराता था?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए आपको अजोधी भगत का। किसका? अजोधी भगत का भैंस चराता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यास में होनहार बीरवन के लिए होत चिकने पात्र प्रस्तुत पंक्ति किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका, यह पंक्ति जो है रूपन के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए? रूपन के लिए। अगला प्रश्न, मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? मुसलमान जो है भारत को क्या कहते थे? तो काफिर कहते थे। अगला प्रश्न, प्रसाद के ध्रुवसमनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? तो ये हो जाएगा आपको वीर रस। ध्रुवसमनी नाटक में जो है वीर रस प्रधान है। अगला प्रश्न, स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई थी? तो ये हो जाएगा आपको एयर फ्रीज में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एयर फ्रीज होगा। अगला प्रश्न, नाटक भारतर दुर्दशा में किस अंक में जो है भारत का प्रवेश होता है? तो ये हो जाएगा भारत का जो प्रवेश है ये दूसरा अंक में होता है। किसमें? भारत का प्रवेश नाटक के दूसरा अंक में होता है। अगला प्रश्न, ध्रुवसमनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? ध्रुवसमनी नाटक जो है ध्रुवसमनी के कथन से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76, लड़का भाषण देने वाली और जन्म कुंडली बताने वाले का नाम पुरुष 2 बताता है या किसने? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको निरोध महर्षि का। किसने? निरोध महर्षि। अगला प्रश्न, कुंवर साहब का ओवर कोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहता था? तो हो जाएगा आपको इसके दिन में जो साथ रहता था कौन रहता था? ये रहता था कहानी के लेखक यानी कि मधुआ रहते थे। अगला प्रश्न, ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष कब है? ठाकुर के कुआं का जो है प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये हो जाएगा आपको 1932 ईस्वी। कब है? 1932। अगला प्रश्न, कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या जी को बहलाने में लगी है? तो ये हो जाएगा आपको किन्नरियाँ। कौन हो जाएगा? किन्नरियाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्य कर रही थी? तो ये हो जाएगा आपको वार्डन के पद पर। किसमें? वार्डन के पद पर कार्य कर रही थी। अगला प्रश्न, वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम को कहाँ चलने को कहा? तो ये हो जाएगा आपको शाम को जो है वासवानी की पत्नी ने वासवानी को परमिला के घर जाने को कहा था। अगला प्रश्न, उषा प्रियवंदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उषा प्रियवंदा का जन्म जो है 24 दिसंबर 1930 ईस्वी को कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की शताब्दी का मार्मिक दस्तावेज है? तो ये हो जाएगा आपको झूठा सच। कौन हो जाएगा? झूठा सच हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिसपाल किस विभाग में नौकरी करती थी? मिसपाल जो है यह किस विभाग में नौकरी करती थी? तो हो जाएगा आपको सूचना विभाग में। मिसपाल जो है सूचना विभाग में नौकरी करती थी। अगला, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था कब? तो ये हो जाएगा आपको सन 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, बेफिक्रे शब्द का अर्थ क्या है? बेफिक्रे शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपको निठल्ले। कौन हो जाएगा? निठल्ले हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास जिनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपको त्यागपथ, परख, सुनीता, ये सभी हो जाएगा जिनेंद्र कुमार का उपन्यास। अगला प्रश्न, किसकी पत्नी की मृत्यु वर्मा से आते समय रास्ते में हो गई थी? तो ये हो जाएगा आपको डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सा कहानी कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध कहानी संकलन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपको, यानी कि खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, कस्बे की आदमी, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, उषा प्रियवंदा की कहानियाँ कौन हुई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उषा प्रियवंदा की कहानियाँ हैं कौन? टी हो जाएगा आपको आत्मा परख। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका आत्मा परख हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, माँ के दूध तो तब उतरते हैं जब उसके पेट में कुछ जाए, यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा आपको, यह कथन था कहानीकार का। किसका? कहानीकार। अगला प्रश्न, मोहन डाकिस के मिसपाल कहानी में कौन सा पात्र है? यानी कौन कौन से पात्र हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि उसमें कौन है? तो रंजीत, जोरावर, मिसपाल, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 93 नंबर, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? ये किया था आपको विष्णु स्वामी ने। किसने? विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न, उलट वासियाँ किसने लिखी है? उलट वासियाँ किसने लिखी हैं? तो ये लिखा आपको कबीर ने। किसने? कबीर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 95, अष्टायाम किसकी रचना है? अष्टायाम जो है यह किनकी रचना है? तो ये आपको नाभादास की। किसकी? नाभादास की रचना है अष्टयाम की।
अगला प्रश्न संख्या 96, स्नेहलता के रचयिता कौन है? स्नेहलता के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा आपको विष्णुदास। कौन हो जाएगा? विष्णुदास। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? रामचंद्रिका की रचना किसने किया है? ये क्या आपको केशव ने, किसने? केशव ने किया है। अगला प्रश्न है, सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के लेखक कौन है? ये जो आपको धनानंद। कौन हो जाएगा? धनानंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? प्रवासी की डायरी की रचयिता कौन है? ये हो जाएगा आपको हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपको मरुधर मृदुल। कौन हो जाएगा? मरुधर मृदुल हो जाएंगे। देखिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।